माइग्रेशन, इंसान हो या जानवर, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए सदियों से जीव माइग्रेशन का तरीका अपनाते आए हैं। हर जीव अपने अनुकूल वातावरण की तलाश करता है। वो ऐसी जगह रहना चाहता है जहां उसे ठीक तरह से खाना मिलता रहे, वो अपनी रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को बढ़ा सके और इन्वायरमेंट भी उसके मुताबिक ठीक हो। इंसानों ने लाखों साल पहले अफ्रीका से दुनिया के अलग अलग कोनों में माइग्रेशन शुरू किया था। आज इंसान तो माइग्रेट नहीं करते हैं, लेकिन एनिमल किंगडम के कई ऐसे जानवर हैं जो आज भी खुद को जीवित रखने के लिए माइग्रेशन का सहारा लेते हैं। कुछ जानवर तो ऐसे भी हैं जो हर साल हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं। आज हम कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताएंगे जिनका माइग्रेशन का तरीका काफ़ी इम्प्रेसिव है, और इन जानवरों ने माइग्रेशन को लेकर कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए हुए हैं। यदि आपको भी एनिमल लाइफ के बारे में जानना अच्छा लगता है तो वीडियो आपके लिए ज़रूर है। कारीबाऊ, हमारी आज की लिस्ट में पहले नंबर पर कारीबाऊ का नाम आता है। आपको ये जानवर शायद रेनडियर जैसा लग रहा होगा। आपको बता दें कि रेनडियर और कारीबाऊ असल में एक ही जानवर का नाम है। नॉर्थ अमेरिका में इसे कारीबाऊ कहा जाता है और यूरोप में इसे रेनडियर और कारीबाऊ दोनों नाम से जाना जाता है। ये जानवर अधिकतर नॉर्थ अमेरिका के अलास्का और कनाडा में पाए जाते हैं। इसके अलावा यूरोप, एशिया और ग्रीनलैंड में भी इन्हें देखा जा सकता है। कारीबाऊ का माइग्रेशन सबसे मुश्किल माइग्रेशंस में से एक माना जाता है। इनके नाम लैंड पर माइग्रेशन के लिए सबसे अधिक दूरी तय करने के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। हर साल अमेरिका से साउथ की ओर कारीबाऊ करीब 4000 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं। इस दौरान इन्हें कई अलग अलग जगहों से होकर गुजरना पड़ता है, जिनमें आइस फील्ड से लेकर माउंटेन्स तक सब कुछ शामिल है। कारीबाऊ अच्छे खाने की तलाश और रिप्रोडक्शन के लिए गर्म जगहों का रुख करते हैं। इन्हें घास और फूल पत्तियां खाना बहुत पसंद होता है और मीटिंग के लिए भी इन्हें गर्म वातावरण की ज़रूरत पड़ती है। कारीबाऊ के झुंड को माइग्रेशन करते देखना काफ़ी रोमांचक होता है। हज़ारों की संख्या में कारीबाऊ एक साथ भाग रहे होते हैं। बीच में इन्हें नदियों से होकर गुजरना पड़ता है। बरसात के दिनों में इन्हें मॉस्किटो से भी खुद को बचाना पड़ता है। इस दौरान इनकी दौड़ने की रफ्तार और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। आर्कटिक टर्न, अब बात करते हैं आर्कटिक टर्न की, जो इस धरती पर हवा में सबसे अधिक दूरी तय करने वाले पक्षी माने जाते हैं। छोटे से दिखने वाले ये पक्षी हर साल करीब 1 लाख किलोमीटर का हवाई सफ़र तय करते हैं। इनका लाइफ स्पैन 30 सालों का होता है और इस दौरान ये 20 से 22 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं। ये दूरी इतनी है कि आप 3 बार चांद पर जाकर वापस लौट सकते हैं। आर्कटिक टर्न फूड और अनुकूल वातावरण की तलाश में हर साल आर्कटिक और अंटार्कटिका का सफ़र तय करती हैं, और ये सीधे रूट से नहीं जाती बल्कि काफ़ी घूम कर जाती हैं, जिससे इन्हें पर्याप्त खाना भी मिलता रहे। ये समुद्र में से मछलियों का शिकार कर अपना भोजन करती हैं। 100 फीट ऊंचाई से इन्हें अपना शिकार नजर आ जाता है और पानी में डाइव मारकर शिकार कर लेती हैं। आर्कटिक टर्न सनलाइन को फॉलो करते हुए अपना सफ़र तय करती हैं। कुछ साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि ये चांद तारों की दिशा और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अनुसार अपनी उड़ान भरती हैं। विशाल झुंड में आर्कटिक टर्न हवा में वी शेप बनाकर उड़ान भरती नजर आ जाती हैं। इनका माइग्रेशन देखना वाकई में काफ़ी रोमांचक होता है, लेकिन किस्मत वाले लोगों को ही आर्कटिक टर्न का झुंड नजर आ पाता है। जू प्लैंकटन, शायद ही आपने पहले कभी ऐसे जीव के बारे में सुना होगा जो रोज़ाना ही माइग्रेशन करते हैं। जू प्लैंकटन समुद्र में रहने वाले स्मॉल क्रिएचर्स हैं और रोज़ाना बिलियंस ऑफ जू प्लैंकटन समुद्र में माइग्रेशन करते हैं। जू प्लैंकटन बहुत अच्छे तैराक तो नहीं होते और अक्सर ये पानी के बहाव के साथ ही मूव करते हैं। इनके नाम 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं। पहला रिकॉर्ड माइग्रेशन करने वाले सबसे छोटे क्रिएचर्स होने का, और दूसरा रिकॉर्ड सबसे अधिक संख्या में माइग्रेशन करने वाले जीव। रोज़ाना दिन के समय ये समुद्र की गहराइयों में चले जाते हैं जहाँ घना अंधेरा होता है, और रात के समय ये सरफेस के पास वापस आ जाते हैं, और ये प्रोसीजर रोज़ाना चालू रहता है। साइंटिस्ट ने इस माइग्रेशन को डील वर्टिकल माइग्रेशन का नाम दिया है। असल में जू प्लैंकटन दूसरे शिकारी जानवरों से बचने के लिए डार्कनेस की ओर चले जाते हैं, लेकिन गहराइयों में खाने के लिए बहुत ज़्यादा साधन नहीं होते, इसलिए इसे रात के समय ऊपर आना पड़ता है। ये असल में लाइट सेंसिटिव होते हैं। अगर रात के समय आर्टिफिशियल लाइट भी नज़र आ रही होगी तो ये ऊपर की ओर नहीं आएंगे, और यदि दिन के समय ही आसमान में अंधेरा हो जाए तो ये ऊपर की ओर आ जाते हैं। इस तरह से देखा जाए तो जू प्लैंकटन पूरा जीवन ही माइग्रेशन करते हुए व्यतीत कर देते हैं। बार हेडेड गूस, अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप के बाद अब हम उन पक्षियों के बारे में बात करते हैं जो भारत में माइग्रेशन के लिए आती हैं। भारत का साउदर्न पार्ट साल भर गर्म रहता है। ऐसे में माइग्रेटरी बर्ड्स को उनके मुताबिक वातावरण मिल जाता है।
बार हेडेड गूज मूल रूप से सेंट्रल एशिया के पक्षी माने जाते हैं जो हर साल भारत के साउदर्न स्टेट जैसे कि तमिलनाडु और केरल में माइग्रेशन के लिए आते हैं। भारत के अलावा म्यांमार और पाकिस्तान का भी रुख गूज करते हैं। इनके नाम भी शानदार वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। असल में बार हेडेड गूज सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरकर माइग्रेशन करने वाले पक्षी हैं। ये पक्षी 7 से 8,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। सेंट्रल एशिया से हिमालय की ऊंची चोटियों को पार करके ये साउथ इंडिया पहुंचते हैं। ये पक्षी 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकते हैं। इनकी बॉडी में एक ऐसा प्रोटीन पाया जाता है जिससे कि ये कम ऑक्सीजन लेवल में भी आसानी से सर्वाइव कर लेते हैं। तिब्बत में ये रिप्रोडक्शन करते हैं। कई बार ये पक्षी अपना मेटाबॉलिज्म स्लो कर लेते हैं जिससे इन्हें बार बार खाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। बार हेडेड गूज माइग्रेशन क्यों करती हैं, इसके बारे में वैज्ञानिक गहराई से पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह माइग्रेशन से इन्हें एडवांटेज मिलता है, तो कुछ का मानना है कि लाखों सालों से ये ऐसा कर रहे हैं इसलिए इन्हें इनकी आदत हो गई है। एम्परर पेंगुइन्स। पेंगुइन्स का नाम सुनकर आपको थोड़ी हैरानी हो सकती है क्योंकि इन्हें तो ठंड में रहना ज़्यादा पसंद होता है और ये बहुत लंबा ट्रैवल भी नहीं कर पाते क्योंकि इनके पास पंख तो होते हैं लेकिन ये उड़ नहीं सकते। और पेंगुइन भला माइग्रेट करके कहाँ जाएंगे। पेंगुइन्स अंटार्कटिका में रहने वाले बहुत ही सुंदर जीवों में से एक हैं और ये अन्य जीवों की तरह ओशंस या कॉन्टिनेंट्स में माइग्रेट नहीं करते। गर्मियों के 3 महीने पेंगुइन समुद्र के किनारे रहते हैं जहां इन्हें आसानी से भोजन मिल जाता है, लेकिन जैसे ही समुद्र में बर्फ़ जमना शुरू होता है ये ब्रीडिंग ग्राउंड्स की ओर पलायन करना शुरू कर देते हैं। इस दौरान ये करीब 50 मील का सफ़र तय करते हैं जो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन पेंगुइन को ये सफ़र तय करने में ही काफ़ी समय लग जाता है। इन ब्रीडिंग ग्राउंड्स को रूकरिस कहते हैं। यहाँ पर पेंगुइन के लिए खाना ढूंढना सबसे बड़ी चुनौती होती है क्योंकि आसपास सिर्फ बर्फ़ जमी होती है। मादा पेंगुइन अंडे देती है और फिर खाने की तलाश में निकल जाती है। अंडों की देखभाल की जिम्मेदारी नर पेंगुइन की होती है। अंडों से बच्चों का बाहर निकलना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि जब तक उनके पंख इस लायक नहीं हो जाते कि वो बर्फीले पानी में सरवाइव कर पाएं, नर पेंगुइन को बच्चों के साथ ब्रीडिंग ग्राउंड्स में ही रहना पड़ता है। पेंगुइन्स के बारे में एक और मज़ेदार बात आपको बता दें कि ये दिन में 10,000 बार सोते हैं। एक बारी में पेंगुइन सिर्फ 4 से 5 सेकंड की नींद ले पाते हैं। ये पूरे जीवन कभी भी लंबी नींद नहीं लेते हैं। अगर आपको भी पेंगुइन की तरह सोने को मिले तो सोचो कि क्या होगा। गोल्डन जेलीफिश। गोल्डन जेलीफिश एक बहुत ही सुंदर प्राणी है जो पैसिफिक आइलैंड के पलाव में बनी ट्रॉपिकल लेक में पाई जाती है। इसका माइग्रेशन करने का तरीका सबसे विचित्र होता है। इसकी शेप अम्ब्रेला जैसी होती है। ये धूप की चाहत में रोजाना माइग्रेट करती हैं। असल में गोल्डन जेलीफिश की सरफेस पर एक प्रकार की एल्गी होती है। इस एल्गी को फोटोसिंथेसिस करने के लिए धूप की ज़रूरत पड़ती है और फोटोसिंथेसिस से बनने वाली बाय प्रोडक्ट्स जेलीफिश को एनर्जी प्रोवाइड करती है। यानी कि दोनों जीव खाने के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। रोजाना सुबह 6 बजते ही जेलीफिश सरफेस और किनारों पर आ जाती हैं जिससे उन्हें प्रॉपर सनलाइट मिल जाए और दिन खत्म होने से पहले पानी की गहराई में चली जाती हैं जहां वो अन्य न्यूट्रिशंस प्राप्त कर पाती हैं। इस तरह के माइग्रेशंस भी काफ़ी इम्प्रेसिव नज़र आते हैं। रेड क्रैब। क्रैब्स भी माइग्रेट करते हैं, शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। इंडियन ओशंस में ऑस्ट्रेलिया से करीब 1500 किलोमीटर दूरी पर स्थित क्रिसमस आइलैंड्स रेड क्रैब्स के लिए जाना जाता है। इस आइलैंड पर 100 मिलियन से भी अधिक रेड क्रैब्स पाए जाते हैं। हालांकि ये क्रैब्स अधिकतर समय जंगलों में रहते हैं और इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन अक्टूबर और नवंबर में इनका ब्रीडिंग पीरियड होता है जिस दौरान ये माइग्रेट करते हैं। रेड क्रैब्स भले ही अधिकतर समय धरती पर रहते हैं, लेकिन ब्रीडिंग के लिए इन्हें सॉल्ट वाटर में जाना पड़ता है। ऐसे में सारे रेड क्रैब्स एक साथ मिलकर समुद्र का रुख करते हैं। जंगल से ओशन का डिस्टेंस ट्रेवल करने में इन्हें 2 से 3 हफ्तों का समय लगता है। इस दौरान क्रिसमस आइलैंड रेड आइलैंड बन जाता है। आइलैंड पर चारों ओर सिर्फ क्रैब्स ही क्रैब्स नजर आते हैं। सड़कों पर व्हीकल्स का चलना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सरकार इन रेड क्रैब्स को बचाने के लिए कई दिनों तक इन सड़कों को पूरी तरह से ब्लॉक कर देती हैं। पानी में अंडे देने के बाद क्रैब्स वापस जंगल में आ जाते हैं और अंडे से बच्चे निकलकर कुछ समय बाद वो भी जंगलों में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको आज उन जानवरों के बारे में बताया जिनका माइग्रेशन करने का तरीका वाकई में काफ़ी यूनिक और अनोखा है।
आपको इनमें से सबसे यूनिक माइग्रेशन का तरीका किसका लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।